हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में और इसके साथ बात करेंगे डीएनए लाइगेज के बारे में और बात करने वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको लाइगेज एंजाइम क्या होता है और रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में पता रहेगा तभी। तो सबसे पहले जानते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस होता क्या है। इसको जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या होती है। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम एक ऐसी एंजाइम होती है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए भी आते हैं और आरएनए भी आते हैं। तो हमारा रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए आरएनए को कट करने का काम करता है। ठीक है, अगर डीएनए को कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डीएनएज बोलते हैं। अगर आरएनए को कट करना हमें तो उसको उस एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनएज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा रिस्ट्रक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए आरएनए को कट करता है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कैंची भी, मॉलिक्यूलर सीजर भी हम बोलने का काम करते हैं। जो हमारा जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है ये क्या करती है, डीएनए को दो तरीके से काटने का काम करती है। पहला कि डीएनए को अगर बीच से काटते हैं तो वहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो हमें यहाँ पे वही पढ़ना है। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करेंगे। और अगर हम डीएनए को साइड साइड से ऐसे कट लगाते हैं तो उस टाइम जो एंजाइम यूज होगी उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि अगर जब आप डीएनए को काटते हैं तो सबसे पहले एक रिस्ट्रक्शन साइट होती है, मतलब कि रिस्ट्रक्शन साइट ऐसी साइट होती है जहाँ से हम कट लगाने वाले हैं। ठीक है, उसको हम रिकॉग्नाइजिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं रिकॉग्नाइजिंग साइट है। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम मान लीजिए हमने जो यूज किया, ये क्या करेगी, यहाँ से कट करेगी। तो इस रिकॉग्नाइजिंग साइट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक पॉलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। पॉलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है कोई ऐसा अक्षर अगर हम इधर से पढ़ें तब भी वही बात हो, ठीक, वही चीज़ पढ़ी जाए, अगर इधर से पढ़ें तब भी वही। जैसे MOM लिखा मॉम, अगर इधर से पढ़ेंगे तब भी मॉम पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तब भी मॉम पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉलिंड्रोम सीक्वेंस। तो हम मान लेते हैं डीएनए में जैसे ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक पॉलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया। अब क्या करेंगे, जब रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम यूज करेंगे, ये क्या करेगा, बीच से क्या करेगा, अलग कर देगा। इस वाले पार्ट को अलग कर देगा, इस वाले पार्ट को अलग कर देगा। तो हमारी जो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है ये क्या करती है, इंटरनल कट लगाती है। किसी भी डीएनए के डीएनए हो, डीएनए का टुकड़ा हो, उसमें क्या करती है, इंटरनल कट लगाती है रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एक ऐसी एंजाइम होती है जो डीएनए को बीच से कट करने का काम करती है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन लिखा गया, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम डेट कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक डीएनए स्टैंड है, तो यहाँ पे एक पॉलिंड्रोम सीक्वेंस है, देख सकते हैं। अगर इसको इधर से पढ़ें तब भी वही बात, इधर से पढ़े तब भी वही बात। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे, जो कि रिकॉग्नाइजिंग साइट है उसको पहचानेंगे। तो हमारी जो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है रिकॉग्नाइजिंग साइट को जब पहचान लेगी तो क्या करेगी, एक सेंटर से कट लगा देगी। तो इतने वाले पार्ट को अलग कर दिया, इतने वाले पार्ट को अलग कर दिया, मतलब कि ए सी और यहाँ पे इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री TG हो गया। ठीक है, मतलब कि जो एडनिन होता है थायमिन से जुड़ा होता है, ठीक है, और ग्वानिन जो होता है हमारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया। तो जहाँ पे पॉलिंड्रोम सीक्वेंस दिखा वहीं से क्या कर दिया, कट करके इसको अलग कर दिया, और जहाँ से नहीं दिखा उसको क्या कर दिया, कट कर इधर कर दिया। ठीक है, इधर से भी पॉलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब GC, और यहाँ पे G मतलब कि साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा होता है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है, तो क्या करेगा, इंटरनल कट लगा दिया। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारा रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है पहले क्या करता है कि डीएनए में एक रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है उसको पहचानता है। ठीक है, और वहाँ से क्या करता है, कट लगाता है। तो जहाँ पे पहचानने का काम करेगा, जहाँ से कट लगाता है डीएनए में, उसको हम रिस्ट्रक्शन साइट भी बोलते हैं, टारगेट साइट भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइजिंग साइट भी बोलने का काम करते हैं। तो हमारा जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है
है ये हमारा जो है सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ई कोलाई से। तो उस एंजाइम का नाम हमारा है EcoR1 फर्स्ट। ठीक है, तो जो हमारा ई वर्ड यहाँ पे लिखा गया है EcoR1 फर्स्ट, ये हमारा ई कोलाई से निकाला गया था। ठीक है, तो ई जो हमारा वर्ड है ये हमारा जीनस का नाम है, मतलब इसीरिया का नाम है। पहला वर्ड जो है जीनस का नाम हमेशा पहला जो वर्ड लिखा जाता है कैपिटल लेटर रहता है। CO कोलाई से हमारा CO मतलब कि ये स्पीसीज का लिया गया है। R जो हमारा स्ट्रेन का नाम होता है। और हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है ये हमारा कि किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया था। तो सबसे पहले जो एंजाइम आइसोलेट किया गया था ई कोलाई से वह हमारा था EcoR1 फर्स्ट था। ठीक है, और जो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या नाम था, उसका नाम बताएंगे हिंड सेकंड। तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, हिंड सेकंड सबसे पहला रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। यस का मतलब होता हमारा हीमोफिलस, और IN का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, और डी एक स्ट्रेन का नाम है। ठीक है, और जो सेकंड मतलब कि किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया कि जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होती है या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है। ठीक है, तो जो DNA होता है DNA को 2 पैटर्न में कट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कट अगर बीच से काटेंगे तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जो हमारा जो DNA स्ट्रैंड दिया गया है, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया गया है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे इसको बीच से कट लगाते हैं, DNA में अगर बीच से कट लगाते हैं उसको बोलते हैं हम बुलेंट एंड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि जो DNA है DNA को इस पोजीशन में मतलब कि ऑपोजिट पोजीशन में अगर कट लगाते हैं इसमें तो उसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे कट लगाया तो वो उसको बोलते हैं, उस साइड को बोलते हैं हम स्टिकी एंड बोलते हैं। अगर बीच से कट लगाएंगे उसको हम बोलते हैं बुलेंट एंड बोलते हैं। अब बात करते हैं लाइगेज एंजाइम के बारे में। जो हमारा लाइगेज एंजाइम है ये हमारा 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस भी उसकी डिफिनेशन 2 मार्क्स में आती है। जो हमारा DNA लाइगेज होती है इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। ग्लू क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो हमारा जो DNA लाइगेज है किसी 2 DNA फ्रेगमेंट को चिपकाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं DNA लाइगेज। मान लेते हैं कि एक हमारा DNA स्ट्रैंड A है और एक DNA स्ट्रैंड हमारा A है। तो हमारा जो DNA लाइगेज एंजाइम है ये क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, तो उसी को बोलते हैं DNA लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट का मतलब होता है पुनः, कम्बिनेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बनाना। मतलब किसी 2 DNA को हम लेंगे, 2 DNA को क्या करेंगे, दोनों का लाइगेशन करवा देंगे। लाइगेशन करवाएंगे हम लाइगेज एंजाइम के हेल्प से, तो वहाँ पे जो बनेगा मतलब एक नया DNA बनेगा, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA बोलते हैं। तो आइए कुछ समझा देते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो मान लेते हैं कि एक हमारा DNA A है, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। एक DNA आपका A है, एक DNA A है। ठीक है, इन दोनों का क्या करवाते हैं हम, लाइगेशन करवाते हैं। लाइगेशन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे अब एक नया DNA मिल गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA बोल दिया, जिसको हम rDNA भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। DNA मेड फ्रॉम द 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड। मान लेते हैं कि ये हमारा ह्यूमन जीन था, ये हमारा प्लाज्मिड का जीन था। अब इन दोनों का क्या किया हमने, लाइगेशन मतलब लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हमने इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, जो हमारा एक नया DNA मिला। ठीक है, इसको क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर हम इंसर्ट करने का काम करते हैं। जब किसी होस्ट के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे, मतलब रिकम्बिनेंट को इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ढेर सारी इसकी क्या हो जाती है, कॉपीज बन जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, DNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट सोर्सेज आर जॉइन एंड इंसर्ट इनटू होस्ट सेल टू गेट प्रोडक्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 2 DNA
दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग सोर्स से हम क्या करते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं और दोनों को क्या करते हैं ज्वाइन करके किसी नए होस्ट के अंदर क्या करते हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं और उनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से, और यहाँ पे हमारा ह्यूमन जीन है मतलब जिसको हम ह्यूमन से निकाले हैं। तो इनको क्या करते हैं हम इसको प्लाज्मिड को हमने यहाँ पे कट कर लिया। कट करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियोज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में RE लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको भी हमने कट कर लिया, इसको भी कट कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन करवाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो एक हमारा नया डीएनए मिल जाएगा जिसको हमने बोल दिया रिकम्बिनेंट डीएनए बोल दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा डोनर डीएनए होगा। डोनर का मतलब होगा जैसे हमारा यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन जीन है, मान लेते हैं ह्यूमन जीन है, ये हमारा डोनर डीएनए हो गया। दूसरा रहेगा वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए का मतलब हमारा प्लाज्मिड जो है ये हमारा एक तरीके का वेक्टर डीएनए है। और यहाँ पे तीसरा जो टूल्स यूज होगा रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस ये क्या करता है कि जो हमारे डीएनए है उसको क्या करेगा, कट करने का काम करता है। और चौथा यहाँ पे जो टूल्स यूज होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो यहाँ पे कट हुआ है उसको क्या रहेगा, उसका लाइगेशन मतलब उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला रहेगा हमारा होस्ट सेल। जो यहाँ पे नया रिकम्बिनेंट डीएनए बना है इसको क्या कर देंगे, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और नया ढेर सारी इसकी क्या बन जाती है, कॉपीज बन जाती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉलो करने रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे। तो हमने क्या किया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया और ह्यूमन से हमने ह्यूमन जीन को आइसोलेट कर लिया। दूसरा है कि कटिंग डीएनए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम डीएनए को कट कर लेंगे। यहाँ पे प्लाज्मिड को हमने कट कर लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ह्यूमन जीन था इसको हमने कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। और क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा जो स्टेप हमारा आता है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ह्यूमन जीन था और जो हमारा प्लाज्मिड था इसको हमने आपस में जोड़ दिया। जोड़ा हमने किसके हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। और हमारा जो लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है, लास्ट स्टेप में यही आपको लिखना है कि जो यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बना है इसको क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो आइए आपको डायग्राम से समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हमने निकाल लिया प्लाज्मिड जिसको हमने बोल दिया आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन से हमने निकाल लिया ह्यूमन जीन जिसको हमने बोल दिया डीएनए बोल दिया। अब क्या करेंगे, प्लाज्मिड और जो ह्यूमन जीन है इनको क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। कट करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। अब हमने क्या किया, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से प्लाज्मिड को कट कर लिया और ह्यूमन जीन को हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब जो हमारा यहाँ पे ये दोनों हैं इसको क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो एक हमारा नया डीएनए बन जाएगा जिसको हम बोल देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए बोल देंगे। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, किसी होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफर हमने कर दिया तो इससे क्या होगा, ढेर सारी यहाँ पे बैक्टीरिया की क्या बन जाएंगी, कॉपी बन जाएगी और इनसे हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। मेडिसिन में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या यूजेस है इसको जानते हैं। पहला हमारा जो यूजेस आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जो हमारे इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो यह जो इंसुलिन होता है इसको हमने ह्यूमलिन भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम दूसरा नाम याद रख लीजिएगा। तो इली लिली एक कंपनी थी, इली लिली कंपनी ने सबसे पहले ह्यूमलिन बनाया था, ठीक है। यहाँ ह्यूमन ग्रोथ को बनाने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है यूज़ की डायग्नोसिस में भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी को
डायग्नोस करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। मलेरिया को भी डायग्नोस करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। अगला दिया गया कि तीसरा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट वैक्सीन। जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन आती हैं, जैसे आप आगे पढ़ने वाले हैं, हेपेटाइटिक बी वैक्सीन, इसको बनाने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। कोलेरा वैक्सीन को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। और स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन आती है, इसको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। अगला यहाँ पे जो हमारा आता है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं, जिनका यूज हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में इसका हम यूज करते हैं। तो ये हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं, जो फीमेल के अंदर जो एक तरीके का जो केमिकल होता है, जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं HCG हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। ये जो होता है फीमेल जो प्रेग्नेंट वोमेन रहती है, उसके यूरिन में ये प्रेजेंट रहता है। तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है, ये क्या करती है, इसको डिटेक्ट, इसको पहचानने का काम करती है। अगला जो है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा है, यह DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब मान लीजिए कि कोई अगर मर्डर कर दिया है, तो उसको पहचानने के लिए हम DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। और अगला यहाँ पे लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन है, जो एड्स होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।